गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम व्याकरण का टॉपिक लेने जा रहे हैं। वो है समास। समास का अर्थ है संक्षिप्त यानी शॉर्ट रूप करना। अगर हम लोग व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसे हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया जो हम करते हैं उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात अनेक शब्दों को जोड़कर जब हम उसका शॉर्ट रूप बनाते हैं यानी छोटा बनाते हैं तो वो समास कहलाता है। जैसे गंगा का जल। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर करने जाएंगे तो हम कहेंगे गंगा जल। इसके बीच में जो का शब्द है वो लुप्त हो जाएगा और इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा गंगा जल। दूसरा उदाहरण है देश के लिए भक्ति। अगर इसका भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो बनेगा देशभक्ति। यानी जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं वो समास कहलाता है। समास के रचना में दो पद होते हैं जिसे यानी दो शब्द होते हैं जिनको जोड़ के बनाया जाता है। इसमें एक पद जो स्टार्टिंग वाला पद होता है उसे कहते हैं प्रथम पद या पूर्व पद, और बाद वाला जो शब्द होता है जिसको हम जोड़ते हैं बाद वाला उसे हम बोलते हैं उत्तर पद या दूसरा पद। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था गंगा जल। जब मैंने इसको तोड़ा तो गंगा का जल। अब कहेंगे तोड़ा कैसे? जैसे मैंने जोड़ा था, का हटा दिया था तो गंगा जल बन गया था। इसी गंगा जल को जब मैं विग्रह करूंगी, विग्रह माने तोड़ना, गंगा जल को जब मैं विग्रह करूंगी तो बनेगा गंगा का जल। तो समास अगर जुड़ जाते हैं तो समस्त पद कहलाते हैं। अगर हम लोग तोड़ देते हैं उन पदों को तो वो प्रथम पद और उत्तर पद में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको गंगा जल बताया था। अब जब मैंने गंगा जल का विग्रह किया तो बना गंगा का जल। ये विग्रह हो गया, टूट गया, अलग हो गया। लेकिन अगर मैं इसको जोड़ रही हूं तो गंगा जल बना। अब गंगा जल जो बना ये कहलाता है समस्त पद। समस्त पद माने सारे पद। तो समस्त पद को अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पूर्व पद और उत्तर पद, या फिर प्रथम पद और दूसरा पद। ये ध्यान रखना कि इसमें दो पद होते हैं। अब जैसे मैंने देश के लिए भक्ति बोला था, अगर मैं इसका समास रूप बनाऊंगी तो ये बनेगा देशभक्ति। अब प्रथम पद और उत्तर पद की बात आती है तो देश जो शब्द है वो होगा आपका पूर्व पद और भक्ति जो शब्द है वो आपका होगा उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद या फिर पहला पद और दूसरा पद, ये ध्यान रखना। अब समाज रचना में जो नया शब्द बन जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था गंगा जल, ये नया शब्द ही बना है क्योंकि हमने गंगा और जल दो अलग अलग शब्दों को जोड़ा था। अब ये जो नया शब्द बना है इसे हम जो कहते हैं इसे समास कहते हैं, समास पद कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं समस्त पद जो समास के अंतर्गत ही आता है वो कहते हैं। और अगर मैं उदाहरण देखूं, इजी सा उदाहरण है लोकप्रिय। लोक में
प्रिय। लोक आपका हो गया प्रथम पद, प्रिय आपका हो गया उत्तर पद। इन दोनों पदों को जब हम संक्षिप्त रूप करेंगे तो बनेगा लोकप्रिय है, अगर विग्रह करेंगे तो बनेगा लोक में प्रिय। नेक्स्ट उदाहरण है राजपुत्री। अब यहां पर राजा की पुत्री, तो पहला पद भी आपका कौन सा हो जाएगा? राजा। उत्तर पद कौन सा हो जाएगा? पुत्री। तो यहां भी वही दो पद मिलकर नया शब्द बना रहे हैं जिसे हम समास कहते हैं। अब समास और संधि दोनों में अंतर भी है, क्योंकि जैसे संधि को जोड़ते हैं वैसे ही हम समास को भी जोड़ते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। बेटा ये ध्यान रखना, समास में दो पदों का यानी शब्दों का योग होता है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिए थे आपको, जबकि संधि में वर्णों का योग होता है। वर्णों का योग समस्त, जैसे मैंने उसमें बताया था, समास में पहला आता है, समास पहले आती है और संधि उसके बाद आती है। यानी पहले हम लोग शब्दों को जोड़ते हैं, संधि का जो पार्ट है वो बाद में आता है। ये ध्यान रखना कि जब शब्द या पद समस्त पद बन जाते हैं, जैसे समास में बताया था मैंने, जो उनमें विभक्ति चिन्ह या अन्य पद जो हम जोड़ते हैं, समस्त पद जब बनाते हैं, तो आपको जैसे गंगा जल बताया था तो का विलुप्त हो गया था। तो जब हम लोग समस्त पद बनाते हैं तो उसमें जो विभक्ति चिन्ह होता है या अन्य पद जो होता है वो लुप्त हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, कृष्ण अवतार यानी कृष्ण का अवतार। अब बेटा ये तो पूरा पद है, तो अगर मैं इसे समस्त पद में कन्वर्ट करूंगी तो समस्त पद में बनेगा कृष्ण अवतार, समस्त पद में, क्योंकि जोड़ने के बाद ये समस्त पद बन जाता है जिसे हम समास कहते हैं। लेकिन अगर मैंने इसका विग्रह किया तो कृष्ण का अवतार बन जाता है। यानी बीच में जो विभक्ति आती है वो समस्त पद बनाने के समय या बनने के समय लुप्त हो जाती है, जबकि संधि में जब हम लोग जोड़ते हैं तो स्वरों या वर्णों का लोप होता है। समास में शब्द का लोप हुआ था, संधि में वर्णों का लोप होता है या उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र, अब ये दो अलग अलग शब्द हैं। अगर मैं इनको जोड़ने के लिए कहूं तो आप समास की तरह तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें देवों का इंद्र, देवों के इंद्र जैसे नहीं करेंगे। हमें जोड़ना है, संधि करनी है, हमें वर्णों को जोड़ना है, शब्दों को नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि देव व का अगर हम वर्ण विच्छेद वर्ण तोड़ेंगे, जैसे हम व प्लस अ, तो ये बनेगा ऐसे ही इंद्र, इंद्र में ई प्लस न। अगर हम लास्ट वाला वर्ण देखें तो हमारे पास आता है आ प्लस ई। जब हम देव और इंद्र को जोड़ेंगे तो ये जो आ प्लस और ई है, इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये ए में कन्वर्ट हो जाता है। संधि में जैसे बताया था वर्णों की जॉइंट होता है, वर्णों का मेल होता है, वर्णों को जोड़ा जाता है, योग होता है। तो यहां भी हम वर्णों को ही जोड़ रहे हैं, आ प्लस ई इक्वल टू ए। तो हम देव प्लस इंद्र को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर बनेगा देवेंद्र। अब समास में
पूरे शब्द या वर्ण का लोप होता है, जबकि संधि में एक मात्रा या व्यंजन का लोप होता है। समस्त पद बनाते समय यदि संधि के नियम के अनुसार संधि हो सकती है तो वहां संधि दी जा सकती है। अगर हो रहा है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आई थिंक आपको समास और संधि में क्या क्या भेद है, डिफरेंस है, समझ आ गया होगा। तो अब हम दोबारा समास को लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष, सेकंड कर्मधारय, थर्ड द्विगु, फोर्थ बहुव्रीहि, फिफ्थ द्वंद्व, सिक्स अव्ययी भाव समास। सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास लेते हैं, जहां अब मैंने पहला पद और पूर्व पद सेम बताया था और दूसरा पद और उत्तर पद सेम बताया था। तो यहां उस चीज को याद रखना। अब हम डिफाइन में देखेंगे कि जहां उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, यानी जब हम लोग पहचान करने लगेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा प्रथम पद प्रधान है या सेकंड पद। तो तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। इसको दूसरी तरीके से भी हम पहचानते हैं कि इसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है, यानी जब हम समस्त पद से विग्रह करेंगे तो उसमें कारक की विभक्तियां निकलेंगी यानी आएंगी उसमें। तो जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूं, राजा का कुमार, राजा का कुमार। अब राजा प्रथम पद है, कुमार द्वितीय पद है। अब यहां पर राजा का कुमार, हम राजा की बात नहीं कर रहे, कुमार की कर रहे हैं, क्योंकि यहां सेकंड पद प्रधान है। सेकंड पद प्रधान होने का मतलब राजकुमार की बात कर रहे हैं। तो हम इसको जब समस्त पद में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा राजकुमार। पहला पद गौण है, यानी हम राजा की बात नहीं कर रहे हैं, गौण का मतलब मैं तो नहीं है, हम कुमार की बात कर रहे हैं जो राजा का पुत्र है। तो राजा का पुत्र जो है वो क्या कहलाता है? राजकुमार। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कुमार की। तो यहाँ पर सेकंड पद प्रधान है, तो इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ध्यान रहे, इस समास में समस्त पद जब हम बनाएंगे तो 2 चीज ध्यान रखना कि उत्तर पद प्रधान होना चाहिए, पूर्व पद गौण होना चाहिए, और दूसरी चीज कारक की विभक्तियों का लोप होना चाहिए। अब कारकीय रूपों के आधार पर तत्पुरुष के भेद हैं बेटा। इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अगर आपने पिछली कक्षा में जो कारक की विभक्तियां पढ़ी थी, अगर याद है, तो ये वो वाली कारक की विभक्तियां यहां आपको लाभ देंगी। क्यों? क्योंकि कर्म का विभक्ति चिन्ह था को, करण का विभक्ति चिन्ह था से, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है आपका के लिए, आपादान का विभक्ति चिन्ह है से, जिसे हम अलग होने के लिए प्रयोग में लाते हैं, संबंध का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, और संप्रदान के लिए हो गया। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में पर। आई थिंक आपको याद आ गए होंगे ये सारे विभक्ति चिन्ह। अब यहां पर
वही प्रथम पद और द्वितीय पद वाला सेम चलेगा आपके पूरे समास में। हम जब इसको विग्रह करेंगे तो कारक की विभक्तियां निकलेंगी। अगर कारक की विभक्तियों में को निकला तो कर्म तत्पुरुष समास होगा। को निकला तो कर्म तत्पुरुष समास। लेकिन अगर से जो नॉर्मली होता है कि देश, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, फिर आप बताना कि इसमें कौन सा वाला से आएगा। देश निकाला, देश से निकाला। अब बेटा यहां पर जो से प्रयुक्त हो रहा है, से निकाला, निकाला का मतलब अलग कर दिया, तो यहां पर करण तो नहीं आएगा, यहां आपादान तत्पुरुष समास आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो अलग होने के लिए हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पर। अब मैं सबसे पहले कर्म तत्पुरुष के उदाहरण देती हूं आपको। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कौन सा वाला समास है। ये कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि कर्म कर्ता ने नहीं आएगा, यहाँ पर कर्म से शुरू हो रहा है तो कर्म को, तो यहाँ को आ रहा है, और को जो है वो कर्म होने की वजह से यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, यहाँ भी कर्म तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब आपको ये वाला समझ आ गया होगा कि कर्म वाला जो है आपका, इतने एग्जाम्पल में को आएगा तो ही आपका कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब करण का एग्जाम्पल देते हैं। भूख मरा, भूख मरा। अगर हम लोग इसको विग्रह करेंगे, भूख से मरा, तो यहाँ करण तत्पुरुष समास है। और नेक्स्ट है आपका संप्रदान के लिए। संप्रदान में अगर हम देखेंगे, जेब खर्च सबसे इजी उदाहरण है। जेब खर्च यानी जेब के लिए खर्च, जो के लिए किसका हो गया? संप्रदान के लिए। और गौशाला, गो के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। यानी ये सारे के सारे संप्रदान के उदाहरण हैं। अब आपादान पर आते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको डिफरेंस करने के लिए देश निकाला का उदाहरण दिया था, देश से निकाला। सेकंड उदाहरण है ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्ति। ये भी मुक्ति अलग करने का ही भाव दे रहा है, इसलिए ये यहाँ पर भी आपादान तत्पुरुष समास है। धर्म भ्रष्ट, यानी धर्म से भ्रष्ट, तो यहाँ भी अलग होने का ही संकेत मिल रहा है, तो यहाँ भी आपका आपादान तत्पुरुष समास है। अब हम संबंध तत्पुरुष समास देखते हैं। देशवासी, संबंध तत्पुरुष में याद का, की, के आता है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक कारक की विभक्ति आती है तो वहां आपका संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे देशवासी, देश का वासी। भारतवासी, भारत का वासी। ईश्वर भक्त, ईश्वर का भक्त। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, राज
दूत यानी राजा का दूत, गंगा तट यानी गंगा का तट। ये सारे उदाहरण आपके संबंध तत्पुरुष समास के हैं। अधिकरण के एग्जाम्पल देखिए। वनवास, अधिकरण में आपको याद होगा अधिकरण में और पर, में और पर जो है वो इसकी विभक्ति चिन्ह है, शब्द हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वनवास यानी वन में वास, में आ गया जो अधिकरण है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। धर्मवीर यानी धर्म में वीर, तो यहाँ भी आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। सिर दर्द, सिर में दर्द, तो यहाँ भी आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। आई थिंक आपको तत्पुरुष समास समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समास लेते हैं हम लोग द्विगु समास। बेटा द्विगु समास में भी ये ध्यान रखना कि पूर्व पद संख्यावाचक होता है। दो पद ही होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, लेकिन जिसका प्रथम पद पूर्व पद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो या एकम द्वि तृतीय चतुर पंचम षट सप्त अष्ट नवम दसम ऐसे शब्द हो, तो ये सारे संख्यावाचक है। तो जो प्रथम पद में संख्या हो तो वहां द्विगु समास होता है, संख्यावाचक, काउंटिंग, इजी वे में काउंटिंग, तो वहां द्विगु, कौन सा द्विगु समास होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे त्रिफला, त्रिफला, त्रि जो है वो 3 गिनती को काउंट कर बता रहा है, त्रि माने 3 और जो काउंटिंग है वो, तो 3 फलों का संहार माने योग, कमाइंड, तो 3 त्रिफला यहाँ आपका द्विगु समास है। शताब्दी सबसे इजी है, शताब्दी का आपने वाक्यांश में भी किया है, तो शताब्दी का हो गया आपका 100 शब्दों का समूह। शताब्दी त्रिवेणी, त्रिवेणी त्रिवेणी यानी धाराओं का समूह। अब ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रथम पद जो है वो संख्या है, और संख्या होने की वजह से ये द्विगु समास कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट समास हम लोग लेंगे बहुब्रीहि। बेटा बहुब्रीहि में दोनों पद का से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, यानी बहुब्रीहि जो है उसमें दोनों पद गौण होते हैं। जब दोनों ही पद गौण हो गए तो अर्थ जो है वो तीसरा निकलता है, ये बहुब्रीहि में होता है। बहुब्रीहि में क्या कि तीसरा अर्थ निकलता है, दोनों पद यानी प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद गौण होते हैं और तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे अगर मैं उदाहरण लूं तो आपने पूजा करते समय नीलकंठ का कई बार उच्चारण किया होगा। अगर मैं इस चीज को इजी वे में लूं, शब्दों के अनुसार लूं, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका। अब बेटा नीला कंठ है किसका? हम लोग कह रहे हैं ना शिव जी, लेकिन अगर हम ये सोचें कि किसी मानव का तो नीला कंठ है ही नहीं, नीला कंठ है जिसका। अगर हम सांप को लेते हैं तो नीला कंठ सांप का इतना नहीं है, सांप यहां नहीं है, यहां हम लोग बात कर रहे हैं भोले भंडारी की। नीला कंठ है जिसका, जिन्होंने विष का पान किया था और पूरी सृष्टि को बचाने के लिए, जिस कारण से उनका विष की वजह से पूरा कंठ नीला पड़ गया था। तो यहां पर दो पद का अर्थ नहीं है, लेकिन तीसरा अर्थ कौन सा है? शिव जी का।
नीलकंठ यानी शिव जी। तो यहाँ पर नीला कंठ है जिसका का कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब हम तीसरा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ शिव जी के लिए संबोधित किया गया है। दूसरा अगर उदाहरण देखेंगे तो आपका हो जाएगा चक्रधर। चक्रधर का अर्थ होता है चक्र को धारण करने वाला। अगर आम जनता में देखें तो कोई भी चक्र को धारण नहीं करता है। तो चक्रधर किसके लिए यहाँ बात की जा रही है? चक्र को धारण करने वाला। ये तो आपका विग्रह हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन समास कौन सा है इसमें? चक्र को धारण करने वाला, क्योंकि अर्थ तो निकल ही नहीं रहा इसमें। यहां पर भी तीसरा अर्थ निकल रहा है। क्यों? चक्र को धारण करने वाला कौन है? जिनकी हम पूजा करते हैं। कौन? विष्णु जी। करेक्ट। तो यहां पर शब्दों के माध्यम से अर्थ नहीं निकल रहा, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो यहां पर तीसरा अर्थ निकलने के कारण बहुव्रीहि समास है। और नेक्स्ट अगर हम लोग ले तो नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं त्रिलोचन। ये तो सबको पता है, तीन लोचन, त्रिनेत्र हैं जिसके, त्रिलोचन है जिसके। कौन? तीन नेत्र किसके हैं? यहां भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी शिव जी। तो यहां तीसरा अर्थ होने की वजह से बहुव्रीहि समास है। हलधर, हल को धारण करने वाला। कौन? बलराम। तो यहां भी आपका बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट उदाहरण हम लोग लेंगे द्वंद्व। द्वंद्व में अगर हम लोग विग्रह करेंगे, विग्रह यानी अलग करेंगे, तो इसमें से और अथवा या इनमें से कोई एक शब्द निकलेगा। यानी और अथवा या इन तीनों में से विग्रह करने पर कोई शब्द निकलता है तो वहां द्वंद्व समास कहलाता है। सबसे इजी माता पिता, दिन रात, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सुख दुख, पाप पुण्य। अगर हम लोग इनका विग्रह कर रहे हैं तो और आ रहा है। तो जहां पर और अथवा या शब्द विग्रह करने पर आते हैं तो वहां द्वंद्व समास होता है। अब एक और है अव्ययी भाव। आई थिंक आपको दो पद समझ आ गए होंगे, प्रथम पद और उत्तर पद वाला। अव्ययी भाव, बेटा अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद भी जब हम लोग मिलाते हैं तो उसका अव्यय जो है वो क्रिया विशेषण बन जाता है। अगर मैं परिभाषा की दृष्टि से बोलूं तो जिस समास में प्रथम पद अव्ययी हो तथा समस्त पद भी अव्ययी यानी क्रिया विशेषण बन जाए वहां अव्ययी समास कहलाता है। उदाहरण हम लोग लेंगे आजन्म। आजन्म, अब यहां पर अगर हम लोग विग्रह करें तो बनेगा जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। तो यहां पर यानी जन्म से लेकर कंटिन्यू चला आ रहा है, तो ये मेन ही हो गया। तो जहां पर प्रधान हो गया और क्रिया विशेषण हो गया तो यहां पर आपका अव्ययी समास है। अब पेट भर यानी पेट भर कर, यहां भी आपका अव्ययी समास है। यानी आपका प्रथम पद तो मेन है ही है, उसके अलावा जब हम लोग समस्त पद बना रहे हैं, मिला रहे हैं, तब वो अव्ययी के रूप में, अव्ययी आपको मालूम है ना, जो
पढ़ा होगा आपने, क्रिया विशेषण इसके अंतर्गत ही आता है। तो जहां क्रिया विशेषण बन जाता है वहां अव्ययी समास कहलाता है। नेक्स्ट उदाहरण हम लोग देखेंगे, साफ साफ। इजी सा शब्द है, साफ साफ। अब साफ साफ का हम लोग क्या बनाएंगे, बिल्कुल साफ। तो यहां भी आपका अव्ययी समास है। गली गली, अब गली गली यानी प्रत्येक गली, तो यहां अव्ययी समास है। क्योंकि जब हम लोग पद तो देख ही रहे हैं कि प्रथम पद मेन है, लेकिन जब हम समस्त पद बना रहे हैं तो वहां जो समस्त पद बन रहा है वो अव्ययी के रूप में क्रिया विशेषण आ रहा है। अब एक नेक्स्ट वाला समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान होता है। उपमेय यानी जिसकी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, यानी उपमेय जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और उपमान यानी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं सबसे इजी उदाहरण देखूं तो सबसे इजी उदाहरण है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब बेटा अगर मैं इसको ओरिजिनल स्थिति में जाऊं तो चंद्रमा की आकृति ऐसी होती है, तो मैं चंद्रमा की आकृति वाला मुख तो कह ही नहीं रही ना, मैं उसकी बड़ाई कर रही हूं, प्रशंसा कर रही हूं। यानी चेहरा इतना सुंदर है कि चंद्रमा की तरह लग रहा है, चमक रहा है। तो यहां पर चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख वाला मैंने प्रशंसा की है। तो मुख जो हो गया वो आपका हो गया उपमेय, और उपमान क्या हो गया, चंद्रमा, क्योंकि जिसके से मैं कंपेयर कर रही हूं। तो यहां आपका कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखो कि स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, स्त्री रूपी, याद रखना कि हम लोग स्त्री को धन के समान, यानी हम गृह लक्ष्मी जिसको जैसे बोलते हैं, तो हम यहाँ अर्थ अगर निकालें तो स्त्री धन यानी स्त्री रूपी धन, तो यहाँ भी आपका कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देखिए श्वेतांबर, श्वेतांबर यानी श्वेत है जो अंबर, सफेद, श्वेत माने सफेद, तो श्वेत अंबर तो होता ही नहीं, लेकिन हम लोग अंबर की को क्या दे रहे हैं, प्रशंसा के रूप में उसकी तारीफ कर रहे हैं कि श्वेत है जो अंबर। तो यहाँ कर्मधारय समास है। विद्याधन, विद्या रूपी धन, रूपी, ध्यान रखना रूपी, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। नील गगन, नीला है जो गगन, यहाँ भी हम तुलना कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे परिभाषा के रूप में कहूं तो परिभाषा के रूप में कहूंगी मैं, एक पद उपमेय व एक पद उपमान, एक पद उपमेय और एक पद उपमान, यानी एक पद जो है वो आपका विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। विशेषण और विशेष्य आई थिंक यू नो वेरी वेल। तो उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, और यहाँ पर उपमेय जो है विशेषण और विशेष्य के रूप में होता है, ये ध्यान रखना। इस समाज में दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखना, वहां भी दूसरा पद ही प्रधान था, लेकिन यहाँ पर विशेषण और विशेष्य आ रहे
हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। आई थिंक आपको कर्मधारय भी समास समझ आ गया होगा। तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं तत्पुरुष समास, जिसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है। और अगर हम लोग सोचे तो उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद गौण होता है, वो तत्पुरुष समास में होता है। और द्विगु में संख्यावाचक होता है, बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है, द्वंद्व में और अथवा या विलुप्त होते हैं, जब हम विग्रह करते हैं तो वो आते हैं। और अव्ययी समास में दोनों ही प्रधान होते हैं, और दोनों में जब दोनों ही आपके पहला पद अव्ययी होने के साथ साथ जब समस्त पद बनाते हैं तो क्रिया विशेषण के रूप में बन जाते हैं। और अभी अभी जैसे हम लोगों ने कर्मधारय किया कि इसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं।